नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीए नानू का खास कार्यक्रम तुम्हारा पार्षद तुम्हारा सवाल और मैं हूँ आपके साथ रुपेश ठाकुर। हम लगातार रायपुर के अलग-अलग वार्डों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनकी प्रतिक्रियाओं को ले रहे हैं। साथ ही हम उन पार्षदों से भी बात कर रहे हैं और ले रहे हैं उनके कामों का हिसाब। आज हम पहुँच चुके हैं शहीद पंकज वार्ड में। यहाँ के पार्षद हैं निशा देवेंद्र यादव जी। आज हमारे साथ मेहमान वही हैं, उन्हीं के साथ हम चर्चा करेंगे। मैडम बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैडम, हमारे कार्यक्रम का पहला पड़ाव रहता है कि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी जानकारी जो आपके वार्ड के वासियों को और हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को बताएँ ताकि आपके बारे में ज़्यादा समझ सकें। क्या है आपकी शिक्षा, कैसे राजनीति में आए? थोड़ा-सा उसके बाद फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम निशा देवेंद्र यादव है। मैं रायपुर की ही निवासी हूँ। मेरा जन्म भी रायपुर का ही है। मेरा मायके यहीं का इंद्रावती कॉलोनी से मैं हूँ और मेरी माता जी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में उनका जॉब था और यहाँ शादी होकर के यहाँ आए जब राजीव में पोखरा में हमारा ग्रामीण गांव है जहाँ पर से बिलोंग करते हैं, लेकिन रहना यहाँ होता है मेरे मिस्टर का। मेरे श्रीमान जी हैं श्री देवेंद्र यादव जी और यहाँ वो लोग 15-20 साल से करीब रह रहे हैं, तो उनका निवास यहीं है। इस वजह से मेरा आना भी यहीं हुआ है जी। तो सौभाग्य से मेरा ससुराल और मायके दोनों यहीं पर है और डागा गर्ल्स कॉलेज से मैंने शिक्षा हासिल की है। ग्रेजुएशन तक हुआ था मेरा, उसके बाद फिर शादी हो गई थी, तो उसके आगे की पढ़ाई मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। जब सोचा कि एमए की पढ़ाई करूंगी तो फैमिली बढ़ गई, तो उस वजह से मेरा बेटा का आना हुआ, इस वजह से मैं पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर पीजीडीसीए मैंने जॉब करने की सोची थी कि अब आगे बच्चा बड़ा हो गया है तो मैं जॉब कर लूँ, लेकिन पहला चुनाव जो मेरा पहला कार्यकाल था 2015 का, वो फिर स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से फिर मेरा पढ़ना रुक गया था या जॉब करना रुक गया था। फिर सेकंड टाइम पे मैंने सोचा कि अब 5 साल निकल गए हैं तो मैं पीजीडीसीए कोर्स करूँगी, लेकिन फिर ऐसा हुआ, नियति का हुआ कि परिसीमन के बाद फिर से महिला वार्ड हो गया, तो फिर से मेरा नाम आया। तो इस वजह से मेरा ये दूसरा कार्यकाल है और ऊपर वाले की कृपा से राजनीति से मेरा कोई कांटेक्ट मेरे मायके पक्ष से नहीं था। यहाँ आने के बाद क्योंकि मेरे मिस्टर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार पॉजिटिव वे में वो काम करते ही आ रहे हैं, पार्टी में उनका नाम अच्छे से भी जाना जाता है, इस वजह से फिर मुझे भी मौका मिला, तो मैं खुश हूँ इस बात से। शादी से पहले आपका राजनीति से कोई लगाव नहीं था, जुड़ाव नहीं था, लेकिन शादी के बाद आप राजनीति में आए, तो इसके लिए आपको कोई इंस्पिरेशन मिला कि आपको कोई मोटिवेट किए कैसे राजनीति में आने के लिए? नहीं, मेरा इंटरेस्ट था क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट रहा है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें मैंने ग्रेजुएशन के समय किया था। तो एक मनोविज्ञान था और एक पॉलिटिकल साइंस, जिसमें मुझे आगे का करियर बनाने का था, दोनों में से कोई एक। तो मुझे मौका मिला, चलो वो नहीं तो ये सही, पढ़ाई नहीं तो राजनीति करके देखते हैं। राजनीतिक शास्त्र मेरा विषय भी रहा है, इस वजह से मुझे इंटरेस्ट भी लगा कि चलो एक बार ये भी पहला कदम बढ़ा करके देखते हैं। और सपोर्ट में तो मिस्टर हस्बैंड का है ही, मेरे मिस्टर का, तो क्यों नहीं ये सोच करके फिर पॉलिटिक्स में आना हुआ। आप एक गृहिणी भी हैं, साथ-साथ में एक वार्ड के प्रतिनिधि भी हैं, तो परिवार को लेके चलना और एक वार्ड का जो प्रतिनिधि के रूप में एक ज़िम्मेदारी उसको भी लेके चलना, दोनों में सामंजस्य कैसे बना पाते हैं आप? देखिए, उसमें सपोर्ट इफ़ेक्ट मतलब मायने रखता है। जब तक आप पहला कदम बढ़ाते हैं, जब तक फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं आता तो आप नहीं कर सकते। तो मेरे ससुराल से यानी कि गांव से और फैमिली में बहुत सपोर्ट मिलता है। यहाँ देवरानी भी रहती हैं, उनसे भी मेरा काफ़ी सपोर्ट रहा है। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो पूरा मैनेज वो कर लेती हैं। फिर प्लस गांव से भी किसी न किसी का आना हो जाता है, तो फैमिली बहुत सपोर्टिंग है। इस वजह से दोनों को मैनेज कर पाना बन पाता है, मुश्किल नहीं लगती है उतनी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि राजनीति ही क्यों आप, चूँकि आप पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट भी आपकी हो चुकी है और आपने बताया कि मुझे कहीं न कहीं राजनीति में इंटरेस्ट था, तो आप अपनी आइडियोलॉजी किसको मानते हैं राजनीति में आने के लिए? राजनीति में आने के लिए महिला हूँ तो महिला को ही मानूंगी मैं। अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जो कि हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री और बहुत बोल्ड कहना चाहिए उनके लिए, आयरन लेडी जिनको उपाधि मिली है, तो एक इंस्पिरेशन तो वो हैं। और उसके बाद फिर अभी किरणमयी जी हैं जो
वो उनका भी लगा जी जी जी, उनका भी मुझे लगा कि मैं 1 या 2 बार ही उनसे मेरी मुलाकात हो पाई है, लेकिन उनका जब अपनी तथ्यों को वो रखने का हमको सलाह भी देती है ना, तो बोल्डनेस के साथ रखो, ये उनका कहना रहता है, तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा राजनीतिक चर्चा पे आते हैं। लगभग 4 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है कार्यकाल का, और आपका ये दूसरा कार्यकाल है। तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसमें कितनी खरा उतर पाई, क्या लगता है आपको? ये तो हालांकि जनता ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि पिछले कार्यकाल को मिलाकर और इस कार्यकाल को मिलाकर के वो सारे काम हमने बहुत अच्छे तरीके से किए जो और पहले किसी पार्षदों ने नहीं कर पाए थे। और हालांकि ये कहना भी उचित नहीं है, विकास धीरे धीरे करके ही होता है, पहले के पार्षदों ने भी कुछ काम किए ही होंगे, तब हमको एक स्टेप आगे की सीढ़ी मिली है। लेकिन पूर्व पार्षदों के समय में भी कुछ ऐसे ऐसे काम थे जो वो करने की सोचकर भी नहीं कर पाए थे, जबकि उनकी पार्टी थी, उनकी सरकार थी, फिर भी नहीं हो पाया। वो काम हमने किया, ये खुशकिस्मती वाली बात है कहना चाहिए, और लोगों का भरपूर सपोर्ट रहा है। जिनमें से एक है अपना टैगोर नगर वाला रोड जो है, पुजारी पार्क के सामने वाला रोड। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कॉलोनी के ही लोगों को दिक्कत होती थी, वहाँ से आने जाने वाले हर एक व्यक्ति को दिक्कतें होती थी, क्योंकि गड्ढे बहुत थे और कई बार उसका कोर्ट में फंसा हुआ था, ऐसा भी बताया जाता था, उस वजह से बनना रुक जाता था। लेकिन फिर भी काफ़ी मेहनत मशक्क़त भाग दौड़ करने पर हम पार्षद और प्लस उस समय में महापौर थे अपने दुबे जी, हाँ, उनके चलते और मंत्रियों के चलते काफ़ी हेल्प हुई हम लोगों को कि हम कर पाए ये काम। तो काफ़ी मदद मिली है वहाँ से। एक वो काम हो गया अपने धर्मनगर में, यहाँ पर ही पानी जल भराव का बहुत समस्या होता था, जिसको लेकर के लोगों के साथ धर्मनगर के ही लोगों को लेकर के, और मेरे श्रीमान जी वहाँ पर ज़्यादा वो दिखाई दिए वहाँ पर एक्टिव, उनके चलते एक वो जल भराव की समस्या, बड़े जो नाले बने हैं वो बहुत काफ़ी मदद हुई, लोगों को भी राहत मिली है। और धर्मनगर में ही डबरी का सौंदर्यीकरण, वो काफ़ी कई बार तो वहाँ पर नारियल भी फोड़ चुके थे विधायक महोदय, जो मंत्री भी थे वो नारियल भी फोड़ चुके थे, लेकिन उसके बाद भी वो बना नहीं था, उसको हम लोगों ने ठीक करवाया है। हम लोगों ने वार्ड में घूमे हैं, वार्डों में, मोहल्लों में घूमे सॉरी, और लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उन लोग में ज़्यादातर समस्या ये बताया कि कहीं ना कहीं साफ़ सफाई को लेकर उतना काम नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो क्या सच में लगता है कि अभी भी काम करने की इसमें आवश्यकता है? देखिए, मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कहूँगी, हर वार्ड के पार्षद की एक समस्या ये है कि वो अपनी तरफ से, हम निगम में जाते हैं जब देखते हैं कि सफाई कर्मियों के लिए अपने विपक्षी पार्षद जो हैं बीजेपी के या कांग्रेस पार्टी के, उनको लेकर के होड़ रहती है या जिद रहती है कि हमको ज़्यादा, हमारा वार्ड बड़ा है तो हमको ज़्यादा सफाई कर्मी दिए जाएं। तो एक तरह से वो सही भी सोचते हैं, वार्ड जिनका बड़ा है उनको सफाई कर्मचारी ज़्यादा मिलने चाहिए, और सभी पार्षद अपने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन इनमें मैं हाथ जोड़ के, मैं आपके माध्यम से जनता से मैं अपील करना चाहूँगी कि सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं होती है पार्षद की ही, आप लोगों को भी समझना होगा कि कचरा गाड़ी जब आती है तो उस पर ही कचरा डालें, डंप ना करें। वो कचरा नालियों में जाता है, फिर नालियाँ ब्लॉकेज होती हैं, जिसकी वजह से आपको ही दिक्कत होती है, हम और आपको ही दिक्कत होती है। तो मेरा हाथ जोड़ कर के विनती है आपके चैनल के माध्यम से जनता से कि मैं मानती हूँ कि होती हैं ये बातें कि रोड नाली साफ़ नहीं हो पाती है, जाम रहता है, तो ये कुछ ना कुछ अपने ऊपर भी लेना है हमको, और अपनी तरफ से सावधानी रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, हम सिस्टम पूरा अच्छे से बना पाएंगे, मेरा मानना। जी, यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि ये जो वार्ड है ये 2 तबकों का है, एक गरीब एक अमीर। तो अमीर जो है उनके लिए सुविधा तो बेहतर मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जो गरीब तबके के हैं उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, वो अपनी सबकी राय हो सकती है, मेरा मानना ये है कि हमारे 2 कार्यालय हैं भाई साहब, जब तक बीजेपी के और पहले जो पूर्व पार्षद थे उनके रहते में अब तक कार्यालय नहीं बना था। जैसे ही हम पार्षद बने, हमारे श्रीमान जी का ये था कि पहले लोगों को भटकना ना पड़े, दर दर भटकते थे जो, वो ना करना पड़े करके 2 कार्यालय खोला गया, एक कॉलोनाइज़र एरिया के लिए और एक हमारी बस्तियों के लिए। और क्योंकि हम खुद बस्ती में रहते हैं तो यहाँ पर लोग 2 जगहों पे आते हैं,
एक जो बस्ती में कार्यालय है वहाँ पर, और नहीं नहीं, यहाँ छत्तीसगढ़ नगर सियान सदन करके है, एमएमडी स्कूल के सामने है ना, वहाँ पर आते हैं, और प्लस घर पे भी आते हैं। तो हमने कभी नहीं कहा, स्वागत है उनका, क्योंकि हम शिकायतें सुनने के लिए ही बैठे हैं। जब तक आप शिकायत करेंगे नहीं जनता, तब तक हम उसका कोई विकल्प हम नहीं कर सकते। तो अभी भी स्वागत है, हर बार ऐसा हमारा रहता है। और ये बात मुझे पता नहीं, हो सकता है कि लोगों की अपनी अपनी सोच है, इस वजह से हमारा ध्यान इनफैक्ट बस्तियों में ज़्यादा रहता है। वहाँ के लोग क्या है, कैसे भी करके अपना काम, उन लोगों की मूलभूत सुविधाएं ज़्यादा करके, पानी, रोड और ये वाली जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो बस्तियों में ज़्यादा समस्याएं देती हैं। राशन कार्ड की समस्या हो गई, कॉलोनी एरिया में ये चीज़ें उतनी वैल्यू नहीं करती हैं। वहाँ पर मैं जब चुनाव के समय में गई थी, तो हमने वोट के लिए जब कैनवासिंग के लिए गए थे, तो हमने पूछा, एक लेडीज़ निकली वहाँ से घर से, और उनसे फिर पूछा कि हम कांग्रेस से आए हैं और आपका क्या विचार है। तो उनका सीधा सीधा एक कहना था, सड़क पर झाड़ू नहीं लग रही है, जब से आप लोग आ रहे हो तब से झाड़ू नहीं लग रही है। तो रोड पर झाड़ू लगना ये मेरे हिसाब से उतनी बड़ी कोई इशू नहीं है ना। जब कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा है, हमको राशन कार्ड की ज़रूरत है, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वो बस्तियों पर हमने उसके लिए बहुत से बहुत काम किया है। पानी की समस्या लगभग यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। राशन कार्ड सभी के निरंतर बना बना करके हाथ में दिए जा रहे हैं, उनको जोन में भी नहीं भेजा जाता है। हम अपने कार्यालय पे मंगवाकर, हमारे इतना भी ये सपोर्ट कर रहे हैं कि कार्यालय से वो ले सकते हैं उनको ज़्यादा दूर, क्योंकि अब हमारा जोन उधर चला गया है बस स्टैंड पे, तो उतनी दूर जाने की भी दिक्कत ना उठाने पड़ी लोगों को, ये सोच करके हम कार्यालय में भी देते हैं उसको। और लगभग जितनी भी सुविधाएं हैं वो हम दोनों पक्षों के लोगों के लिए बराबर, ऐसा नहीं है कि कॉलोनी के लिए नहीं करते या इनके लिए नहीं करते, दोनों के लिए बराबर सामंजस्य बिठा करके करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ठंड का मौसम आता है, वैसी बीमारियों को अभी अपने साथ लेके आते हैं। तो अभी लोगों का कहना है कि मच्छरों की समस्या से हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या यहाँ प्रॉपर तरीके से जो फॉगिंग मशीन होती है या फिर एंटी लार्वा जो लिक्विड होती है, उसको पर्याप्त मात्रा में डाला जा रहा है, मुहैया कराया जा रहा है? अभी काफ़ी समय से नहीं हुआ है एंटी लार्वा का छिड़काव और जो फॉगिंग मशीन का। हाँ, लेकिन बीच बीच पे निरंतर होता रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अभी कुछ समय से नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए चुनाव और दीपावली त्यौहार वो एक साथ ही आ गई। हाँ, तो ये थोड़ी सी हम लोगों को दिक्कतें हो गई, इस वजह से ये थोड़ा सा अभी बंद हो गया था काम। बट ऐसा नहीं है कि नहीं होता, समय समय पर फॉगिंग और वो करवाया जाता है, एंटी लार्वा का छिड़काव। बिजली, पानी और रोड की व्यवस्था कैसी है? मेरे जितने भी जानने में मैं दिखाई देता है मुझे कि सभी जगह पर पानी और सड़क की सुविधाएं, व्यवस्थाएं सभी बराबर हो चुकी हैं। और कुछ छुटपुट जगहों पर जो बची होगी वो मेरे ख्याल से अभी हमारे कार्यकाल के ख़त्म होते तक उसको भी निरंतर कर लिया जाएगा। जिस वार्ड में भी हम लोग गए हैं और जहाँ बीजेपी की वहाँ पार्षद है, तो उन लोगों का बस यही आरोप रहता है कि महापौर कांग्रेस की है और हम बीजेपी से हैं, तो हमें पर्याप्त मात्रा में काम नहीं मिल पा रही है। लेकिन आप यहाँ जोन की अध्यक्ष भी हैं और साथ में कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो क्या सच में ऐसा कुछ होता है कि एक पार्टी के लिए दूसरा, दूसरे पार्टी के लिए दूसरा? देखिए, मेरे जोन में 2 बीजेपी महिला पार्षद हैं, है ना। एक है सावित्री साहू और एक सरिता वर्मा जी। उन लोगों से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। वो लोग अपनी जितनी भी समस्याएं बताते हैं, मैं उसको अपने माध्यम पूरा प्रयास करती हूँ कि उनसे पूरा सहयोग मैं उनका करूँ। और मेरे ख्याल से उनके कभी कभी शाम रात तक भी फ़ोन आते हैं मुझे, खासकर सावित्री बहन का। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि हाँ, मैं बाकी और पार्षदों का मैं नहीं कह सकती हूँ। और महापौर जी भी जिनकी जैसे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मीनल चौबे जी, है ना। हाँ जी जी, नेता प्रतिपक्ष जी, और पांडे मैडम हैं, सुशीला धीवर हैं। इन लोगों से तो बड़े अच्छे वो हैं कि उनके काम बहुत अच्छे से होते हैं। कैसे इस प्रकार की शिकायतें आती होंगी मुझे तो नहीं आइडिया है, लेकिन उनके वार्डों के काम भी होते हैं। आपके वार्ड में राशन दुकान कितने हैं? क्योंकि लोग बोल रहे थे कि राशन लेने के लिए हमें कई दिन तक लाइन लगा रहना पड़ता है, तो ये समस्या वास्तविकता में है कि इस पे काम किया गया, कितना है, इसका स्थिति क्या है? नहीं, फिलहाल तो 2 ही है जी। यहाँ, और उस पर तो पर्याप्त बराबर से राशन मिलता है।
यहाँ राशन कार्ड की संख्या कितनी होंगी राशन कार्ड धारकों की? करीब करीब 1200 से 1500 तक की ओके। राशन कार्ड धारक तो हैं। जो 1200 से 1500 अगर कार्डधारी हैं तो क्या 2 राशन कार्ड में उन लोग को पर्याप्त मात्रा में राशन की व्यवस्था हो जाती है? हाँ, हम अपनी तरफ से पूरा हमारा रहता है और जैसे कोई शिकायत करता है तो हम उनके अकॉर्डिंग वो करवाते हैं, उन पर कार्यवाही करते हैं कि अगर नहीं दे पा रहे हैं तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए भी हम कार्यवाही करते स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कैसी है वार्ड में? हैं। स्वास्थ्य के व्यवस्था के लिए हमारा जो हमर अस्पताल खोला गया है, वो हमारे वार्ड में खुला। सिंहदेव जी आकर के वो उद्घाटन करके गए हैं उसके। और शिक्षा के उसमें हमने हमारे कार्यकाल में 2 स्कूलों का हमने किया। लगभग 2 करोड़ का स्कूल यहीं शहीद संजय यादव स्कूल में हमने किया, जहाँ पर शेड लगवाना, सीसीटीवी कैमरे के लिए करवाए हैं और नई बिल्डिंग बनवाए हैं वहाँ पर। और एक विवेकानंद नगर स्कूल जिसको पूरा हमने रेनोवेट करवाया है क्योंकि वो बहुत जर्जर हो चुका था, उसका भी अब लगभग हो गया है काम, इनॉग्रेशन की बस देरी है। ओके। एक समस्या है, ये लोगों की समस्या है, उनका ये कहना है कि जो वार्ड में काम हो रही है तो जो ठेकेदार काम करवा रहे हैं तो जो ठेकेदार काम करते हैं उसमें लापरवाही बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर अनियमितता बोल सकते हैं। तो ऐसी शिकायत आने पर आप लोग के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है? फ़िलहाल तो हमारे पास ऐसी कोई वो नहीं आया है, शिकायत नहीं आया है। लेकिन अगर शिकायत आती है तो उस पर हम कार्यवाही क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ठेकेदारों के माध्यम से जगह जगह पर काम होते हैं और अगर वो काम रुकता है ठेकेदारों की वजह से तो उस पर तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा। उसी वजह से तो हमको पद मिला है जोन अध्यक्ष का। तो हमारे तक अभी तक फ़िलहाल कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर हम ज़रूर एक्शन लेंगे। कार्य क्षेत्र, आप एक पार्षद के अलावा एक जोन अध्यक्ष भी हैं वार्ड नंबर 6 के। जी, तो जो एक कार्य होता है या फिर कार्य क्षेत्र होती है वो बहुत बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आपस में बॉन्डिंग करके रहना, काम करना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो इसके लिए आपके वार्ड में कैसी परिस्थिति, माहौल कैसा है पार्षदों के साथ? पार्षद बहुत हेल्पफुल हैं जी। जी। वो उसके लिए है कि जितने भी हमारे आसपास के पार्षद हैं वो सारे बहुत हेल्पफुल हैं। और जैसे आप रहोगे भैया मिलोगे वैसे ही सारे मिलेंगे, हंस बोल के मिल लिए तो बढ़िया की बात है। तो सारे पार्षद, कई बार ऐसा होता है हमसे सीनियर जो पार्षद है, जैसे कि हमारे से लगा हुआ सतनाम पनाग का समीर अख्तर जी का, ये हमारे जोन में भी आते हैं, तो ये सीनियर पार्षद हैं। तो जहाँ पर हम कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते ना, वो करेक्शन कर देते हैं कि आप ऐसा करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वैसे ही जो सरिता वर्मा जी हैं वो भी सीनियर पार्षद हैं, तो उनको भी आइडिया है, वो अपनी समस्याओं को बताती भी हैं, साथ में कई बार करेक्ट भी कर देती हैं कि आपको ये करना चाहिए। कई बार तो डांट भी पड़ जाती है उनसे, तो हम मान लेते हैं कि चलो दीदी बढ़िया बात बताए हो भाई, अच्छा चीज़ है, मानबो ज़रूर। अगर आपसे ये पूछें कि वो कौन सी 5 उपलब्धि हैं जिसको आप बताना चाहेंगे कि हाँ, अपने कार्यकाल में ये 5 जो काम मैं सोच के आई थी वो पूरा हो चुका है, वो कौन-कौन से होंगे? देखिए, वैसे ये काम खुद से नहीं कहना चाहिए, जी। है ना? ये लोग बताते हैं आपके पीठ पीछे तो बहुत अच्छी बात होती है, ये कॉम्प्लीमेंट जैसा होता है। लेकिन जो अगर समस्याओं को हम, जैसे कि मैंने बताया कि 2 सड़क थी वो, हाँ, निर्माण, वो बहुत बढ़िया काम हुआ है मेरे हिसाब से। दूसरा विवेकानंद नगर स्कूल जो बना है, वहाँ की आप हालत देखते तो बच्चे बहुत कम थे। जब हम पहली बार पार्षद बने थे हमारे कार्यकाल में तो काफ़ी कम बच्चे थे, 40 से 50, मैक्सिमम 70 तक पहुंचते होंगे बच्चे। और अब वहाँ की स्ट्रेंथ अच्छी बढ़ गई है बच्चों की, तो हमने नया भी स्कूल बना के दिया है, तो वो एक दूसरी उपलब्धि में। एक ये तीसरा धर्मनगर का हमने जो सौंदर्यीकरण किया है वो, और चौथा पांचवा कहना चाहिए कि संजय नगर स्कूल का जो हुआ है काम वो बहुत बढ़िया हुआ है, एक स्मार्ट स्कूल के रूप में वाकई में वो देखने के लायक है। और पांचवा हमारा वार्ड ही है पूरा सभी जगह की सड़कें और पानी और सब चीज़ की व्यवस्था बेस्ट है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसा वो कौन सा काम है जो हो नहीं पाया है, किसी कारणवश उसको डिले हो गया है, कि आप करना चाहते थे, जब जिस समय चुनाव आप लड़े थे उस समय आपके मन में था कि चुनाव जीतने के बाद मुझे ये काम करना है और वो काम हो नहीं पाया, ऐसा कुछ काम है? ये जबकि आपको मुझे बताना चाहिए या लोगों को मुझे बताना चाहिए कि क्या नहीं हुआ है।
हालांकि सारे ऐसे काम हो चुके हैं, फिर भी मन में एक इच्छा है कि जो ये दशहरा मैदान है वहाँ पर महिलाओं का काफ़ी समय से हमको महिलाएं आइडिया भी देती हैं, और क्योंकि बच्चे अब स्पोर्ट्स रह नहीं गया है, मैदान ज़्यादा करके नहीं रह गया है, तो उस ज़मीन को किस तरीके से हम पुजारी जी से उन्हीं के नाम पर ले करके उसको एक स्पोर्ट्स का एक अच्छा जगह बना दें, जहाँ पर बच्चे, हमारे स्कूल के आसपास 2-4 स्कूल हैं, वो अपने कुछ इवेंट कराना चाहें तो भी करा सकते हैं, और एक भागवत हो जाए वहीं पर, जो थोड़ी बड़े पैमाने पर बहुत अच्छे तरीके से, तो वो एक सेपरेट रह जाएगा बच्चों के खेलने के लिए। कम से कम वो एक रह गया है काम, जिसको मैं उम्मीद करती हूँ ऊपर वाले की कृपा से और लोगों के सहयोग से ये हो पाएगा। अभी आपके कार्यकाल में कुछ ही महीने रह गए हैं, तो ऐसे में ऐसे कौन से काम है जिसको आप करने के लिए विशेष तौर पे प्रयास करेंगे? शिक्षा का दिख रहा है मुझे, क्योंकि बच्चों के लिए जो हम मेरा अपना पर्सनल है कि बच्चों, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी कि शनिवार को उन्होंने जो एक बच्चों के लिए सैटरडे बैगलेस डे निकाल दिया है, वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बच्चे पूरा दिन भर पढ़ के थक जाते थे, तो ये कम से कम अपना खेल से या इंटरेस्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के बच्चे थोड़ा सा अब रुचि दिखाने लगे हैं, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ऐसे कुछ चीज़ देना जो स्कूल, जैसे कि यहाँ धर्मनगर में एक स्कूल है जहाँ पर सुविधाओं की कमी है, तो वहाँ पर हम प्रोवाइड करा सकें। कम बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे हैं प्राथमिक शाला वाले, तो उनको हम प्रोवाइड करवा दें ऐसी कुछ चीज़ें, जो पज़ल गेम हो गया, या फिर कोई ऐसे टीचर्स बुलवा लें वहाँ पर जो बच्चों को कुछ अलग तरीके की एजुकेशन दे सकें, वो हम कराने की मेरी इच्छा है पर्सनल। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो जन कल्याण के लिए हैं, तो वे कौन कौन सी योजनाएं जो आपके वार्ड में वार्डवासी लाभान्वित हो रहे हैं? यहाँ पर पेंशन की जो है, वृद्धा पेंशन का, वो हम लाभ मिल रहा है, और मोबाइल यूनिट का है जो हमारे राज्य शासन से जो सुविधा मिली है वो उसका लाभ उठा रहे हैं। 2 दिन वृद्धा पेंशन का मिलता है, और हफ्ते में 1 दिन वृद्धा पेंशन का मिलता है, आते हैं बैठते हैं, और हफ्ते में 2 बार जो है यूनिट आती है, मोबाइल यूनिट वाली जी, वो आते हैं। एक और लोगों का कहना है कि ये सवाल आप करें पार्षद मैडम से करके, कि चूँकि आप एक महिला हैं और महिला प्रतिनिधि को उन लोग अपना मुखिया बना के भेजे हैं, और कार्यालय में बैठते हैं पुरुष। हाँ, तो जिनको हम बनाए हैं वो क्यों नहीं बैठते? क्या वो समर्थ नहीं, सक्षम नहीं है? इस पर क्या बोलेंगे आप? इस पर मैं ये कहूँगी, जो महिलाएं हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगी ये बात, क्योंकि जब हम, और ऐसा भी नहीं है कि, देखिए मैं भी बस्ती से हूँ, मैं कॉलोनी एरिया से नहीं हूँ। जहाँ पर कॉलोनी एरिया की महिलाएं होती हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने अंडर काम करने के लिए रख लिए रहते हैं, है ना, तो उनको काफ़ी समय रहता है अपने लिए, बच्चों के लिए, बच्चे ट्यूशन पे जा रहे हैं तो। लेकिन मैं क्योंकि बस्ती के अंदर ही हूँ और अपने आप को इन्हीं लोगों से जोड़ करके रखती हूँ, तो इस वजह से हमको परिवार और फैमिली में जितने भी उतार चढ़ाव, छत्तीसगढ़ी आदमी हैं तो मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, पारिवारिक हैं, इस वजह से ये चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान हमारा ज़्यादा चला जाता है। तो इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा समय वहाँ पर नहीं दे पाते हैं, ये बात मैं मानती हूँ, एडमिट करती हूँ कि वहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ लोगों के बीच में। इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, हाँ मैं अपनी गलती मानती हूँ, ये बस कह सकती हूँ। चलिए, जाते जाते हमारे माध्यम से अपने वार्डवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, तो मैं अपने वार्डवासियों को, सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि हम पर भरोसा किया आप लोगों ने इतना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और चाहूँगी कि पार्षद फिर से आप हमें चुनें, ये नहीं कहूँगी कि हम आएँ या ना आएँ, लेकिन हाँ ज़रूर ऐसा रहेगा ज़रूर कि आप जब भी कभी हमसे अपनी शिकायतें या अपने सुख या दुख में अगर हम उम्मीद करते हैं कि हम रहें, तो हम ज़रूर मिलेंगे आपको, आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी मैं सहयोग के लिए। और
आने वाले नए वर्ष के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। सभी तीज त्यौहार बड़ी अच्छे खुशी हंसी खुशी से मनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे साथ निशा देवेंद्र यादव जी, जिनका कहना है कि अपने कार्यकाल में जितना वो कर सकती थी उतना करने का प्रयास किए हैं, और अगर आने वाले चुनाव में फिर से अगर उन्हें आशीर्वाद मिलता तो वो फिर से काम करने के लिए तैयार रहेंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आप सबसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।